देखो, क्या हम पढ़ने वाले हैं आज? सिक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, सुनेंगे अच्छे से, सुनेंगे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद डाउट्स पूछेंगे। सीक्वेंशियल रिएक्शन जो है, फॉर एग्जांपल कि एक रिएक्शन है ए, उससे बी का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड देन जो बी है वो सी का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब अल्टीमेटली आप ऐसा बोलेंगे कि सर ओवरऑल रिएक्शन तो ऐसा हो रहा है कि ए से सी का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि बी तो जो बन रहा है वो डिसोसिएट भी तो हो रहा है। हाँ, ऐसा सकते, ए गिव्स बी एंड बी गिव्स सी। ए से बी रेट कांस्टेंट K1 है और बी टू सी रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है बेटा ये बाय डिफॉल्ट आप मान के चलना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रिवर्सिबल हो, पैरेलल हो, चाहे सिक्वेंशियल हो, तीनों में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान रहे हैं। तो अगर आप ए के लिए बात करेंगे तो ए के लिए तो ए गिव्स बी वाला रिएक्शन देखा जाएगा, और वो क्या होगा? ए के लिए माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन करके, लिमिट रख के इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। तो ए टी इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस K1 इंटू टी। ये कहानी खत्म हो गई। मतलब ए के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बी की बात करते हैं, क्योंकि बी स्टेप में बन रहा है K1 इंटू ए रेट से, और दूसरे स्टेप में K2 वाले स्टेप में डिसोसिएट हो रहा है K2 इंटू बी से। सिंपल सी बात है ना। पहले वाला जो स्टेप है उसका रेट कैसे लिखेंगे? K1 इंटू ए, और दूसरे वाले का K2 इंटू बी। ठीक, तो पहले वाले में बन रहा है और दूसरे में डिसोसिएट हो रहा है, तो K1 इंटू ए माइनस K2 इंटू बी हो गया। ठीक, इस K2 इंटू बी को, माइनस K2 इंटू बी को लेफ्ट में मैं लेके गया, और इक्वेशन कुछ ऐसा बन गया, dv बाई डी टी प्लस K2 इंटू बी इज इक्वल टू K1 इंटू ए। देखो ये बी क्या है बेटा? ये बी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी। ये ए क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, है ना। ये कोई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी है, ये तो जिस टाइम पे रेट निकालना चाहोगे उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी को आप क्या ये लिख सकते हैं, ए नोट ई की पावर माइनस K1 इंटू टी। यही तो डिराइव किया था हमें थोड़ी देर पहले। ठीक है बेटा, ये जो इक्वेशन अभी अभी बना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आप बी के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अभी आप नहीं पढ़ेंगे, ये इंजीनियरिंग में जाएंगे तब पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखता है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिखता है, डी वाई बाई डी प्लस पी वाई, सेम वेरिएबल यहाँ पे, इज इक्वल टू क्यू एक्स। क्यू एक्स मतलब कोई फंक्शन होगा एक्स का, एक्स के टर्म में कोई फंक्शन आएगा। तो अगर ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो है ये जो लिखा हुआ है ना मैंने, ये याद है आपको अभी के लिए, ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू ई की पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स। ये पूरा याद रखना है आप। यहाँ पे पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स है, इसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसको इक्वेशन ए बोल दूं और इस वाले को इक्वेशन बी बोल दूं, तो साफ पता चल रहा होगा कि y क्या है, x क्या है, p क्या है और q क्या है ना। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे db बाई डी टी है। तो y तो हो गया b बेटा, और x हो गया t, है ना। p क्या होगा? पी वाई इज इक्वल टू K2 इंटू बी है, क्योंकि y का वैल्यू b है, तो p क्या होगा? K2 होगा सर, p K2 है सर। और qx क्या है? qx है ये पूरा K1 इंटू ए नोट ई की पावर माइनस K1 इंटू टी। ठीक है ना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सर ये है पूरा, ये जो आपने लिखा है, ये
इक्वेशन सी जो है ये पूरा सॉल्यूशन है। उसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम अलग से निकाल के रख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो e की पावर इंटीग्रेशन p की जगह k2 आएगा, dx की जगह dt आएगा। k2 कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, और dt का इंटीग्रेशन t हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e की पावर k2 इंटू टी। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर k2 इंटू टी, सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं। अभी मैं सॉल्यूशन लिख रहा था ना। हम्म, तो इससे हुआ क्या कि e की पावर k2 इंटू टी इंटू बी, वाई की जगह b आ गया। फिर इंटीग्रेशन में qx की जगह क्या लिखोगे, ये पूरा। और फिर e की पावर डी इंटीग्रेशन पी डी एक्स की जगह e की पावर k2 इंटू टी इंटू डी टी हो गया। बेटा k1 इंटू ए नॉट कॉन्स्टेंट था, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, e की पावर k2 माइनस k1 इंटू टी, इतना बच गया। और इसको इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर kt का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/k e की पावर kt, है ना। आप जानते ही हैं इंटीग्रेशन, इसमें बताने की जरूरत नहीं। e की पावर kx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/k e की पावर kx। तो इंटीग्रेशन कर दिया मैंने और लिमिट रख दिया 0 टू t। तो 0 टू t लिमिट रखोगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा। पूरा सॉल्व करने के बाद एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि इधर भी e की पावर k2 इंटू टी है। तो e की पावर k2 इंटू टी को जब आप राइट में लेके जाओगे ना, तो अल्टीमेट एक्सप्रेशन ये बन जाएगा जो मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी। ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी का फॉर्मूला निकाल चुके थे। ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी का फॉर्मूला। अब हमें सी का कॉन्सेंट्रेशन भी निकालना है, बट ध्यान रखना बी का इंफॉर्मेशन यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ज्यादातर आपसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पूछा जाएगा, ठीक है। चलो सी का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कुछ थोड़ा हमें जरूरत पड़ेगी थोड़ा आगे जाने की। तो देखो ए गिव्स बी एंड बी गिव्स सी लिखा हुआ है। ये k1 है, ये k2 है। मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट है, तो ए नोट में से x चला गया तो ये भी x बनेगा और ये भी x बनेगा, ठीक। ए नोट माइनस एक्स को एटी बोला, मतलब टी टाइम के बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन है, और इसको बी टी बोला और इसको सी टी बोल दिया। टी टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, टी टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है। टी टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब है कि जब रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, तो इस रिएक्शन में हमें ए भी रिएक्टेंट है और बी भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो सिर्फ सी है, तो सिर्फ सी बच जाएगा, ए नोट, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। एक बात मुझे बताना आप, जितना कॉन्सेंट्रेशन आपने स्टार्टिंग में लिया था ए नोट, क्या वो ए टी प्लस बी टी प्लस सी टी के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। क्योंकि ए टी की जगह ए नोट माइनस एक्स लिखो, बी टी की जगह एक्स लिखो और सी टी की जगह एक्स लिखो। अच्छा यहाँ पे सॉरी, एक्सप्रेशन में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। ये जो आफ्टर टाइम टी है ना, ये सब कॉन्सेंट्रेशन इसको आप चेंज कर दो, क्योंकि बी भी डिसोसिएट हो रहा है ना, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन और सी का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो सकता। तो उस पर कमेंट नहीं करेंगे, एक और वेरिएबल लाना पड़ेगा वाई, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल लाने पड़ेंगे। तो ले आते हैं उसी तरीके से लिखते हैं फिर, जब स्टार्ट किया है तो फिर पढ़ ही लेते हैं ना उसको। चलो सर आफ्टर टाइम टी मैंने माना कि ये ए नोट था, ए नोट में से एक्स चला गया तो ये एक्स बना होगा, और एक्स में से ये वाई चला गया होगा तो ये वाई बना होगा, है ना। तो अब ये है ए टी, ये है बी टी, ये है सी टी। तो ए नोट की जगह लिखोगे, ए टी की जगह लिखोगे ए नोट माइनस एक्स, बी टी की जगह एक्स माइनस वाई, और सी टी की जगह वाई। तो ये हो गया कैंसिल और आया ए नोट, है ना, मतलब सही है। तो अगर सी टी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ए नोट माइनस बी टी माइनस ए टी। ये क्यों किया, क्योंकि ए नोट तो ठीक है, बी टी जस्ट अभी अभी हमने निकाला, और ए टी हमें पता है।
सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखा हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खुद से समझ में आ जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, वन बाय वन। सीधा सी का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिखा हुआ है, याद नहीं रखना है, सिर्फ बता दिया, याद नहीं रखना है। बी के बारे में ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ बी के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, बी एंड सी तीनों क्लियरली बताया। ठीक है, देखो सी वाला फॉर्मूला थोड़ा टफ लग रहा है देखने में, याद नहीं रख पाएंगे। तो ये जो सिक्वेंशियल रिएक्शन है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? बी के बारे में कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा सकता है किसी भी टाइम टी पे। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बिकम मैक्सिमम। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि बी धीरे धीरे बन रहा है पहले स्टेप में, और बी डिसोसिएट भी हो रहा है दूसरे स्टेप से। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब बी का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, वो कौन सा टाइम है? वो टाइम पूछा जा सकता है, उसका भी डेरिवेशन कर लेते हैं। सर पर बी वाला, क्योंकि बी का कॉन्सेप्ट ये होता है। हाँ बोल बेटा। तो बी का इक्वेशन एक बार देखना था। ये बी का इक्वेशन फिर से लिख दिया बेटा मैंने, नीचे देख, अच्छा ओके यहाँ ठीक। पे ये इक्वेशन नंबर वन लिखा है ना मैंने, ये बी का ही है। तो आपको ये निकालना है कि बी मैक्सिमम कम होगा, तो कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमम निकालना होता है उसका, तो क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो डीवी बाई डी टी इक्वल टू जीरो पुट किया। ये तो कांस्टेंट है, भूल जाओ, सिर्फ इससे मतलब है मैं तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे, एक की पावर माइनस के वन इंटू टी को डिफरेंशिएट करोगे, ये आएगा। और एक की पावर माइनस के टू इंटू टी को डिफरेंशिएट करोगे, ये आएगा इक्वल टू जीरो। और यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम आपको मिल जाएगा ये एक्सप्रेशन। ये है टाइम जब बी का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है। ठीक है, बट बी का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा, ये भी तो पूछा जा सकता है। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, तो पता है क्या करेंगे, जो आपको टाइम मिला ना मैक्सिमम वाला, वो आपको पता चल गया कि इस टाइम पे बी का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, ये टाइम पुट कर दो इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन जो है ये वाला, इसमें टी की जगह ये टाइम पुट कर दो, जो अभी आपने निकाला टी मैक्स। तो टी मैक्स इसमें रख दोगे ना टी की जगह, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन बी मैक्स मिल जाएगा आपको। तो वो डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखा है मैंने कि बी मैक्स जो है वो ये आएगा, कैलकुलेशन पे जाने की जरूरत नहीं, बी मैक्स ही आएगा। तो टी मैक्स और बी मैक्स दोनों याद रखते हैं। और इस पूरे इक्वेशन का अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए बेटा, तो आपको पता है कि ए गिव्स बी एंड बी गिव्स सी में ए का कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो ए का ग्राफ सही है। एंड सी तो प्रोडक्ट है, वो तो बनेगा ही बनेगा, स्टार्टिंग में धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बी तो है ही नहीं। तो पहले बी तो बनने दो, तभी तो सी बनेगा। और जब बी बहुत सारा बन जाएगा, तो फिर सी भी बढ़िया से बनेगा। तो सी का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, सही बात है। बी के बारे में, बी का कॉन्सेंट्रेशन पहले तो बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है। बट फिर बाद में बी का कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट भी होगा, क्योंकि जैसे जैसे बी बनेगा वो सी में डिसोसिएट भी होने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब बी मैक्सिमम होगा, उस टाइम को टी मैक्स बोलते हैं, और उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बी मैक्स बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा है। इसके जो भी स्पेशल केसेस है वो मैं बताऊंगा, बट आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का एक्सप्रेशन बताना है क्या फिर से? ठीक है, चलो एक बार फिर से मैं वो पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लो जो भी मैंने लिखा है ना पहले। मैं वहां पे जा रहा हूँ पीडीएफ पे, फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे आऊंगा। सर वैसा नहीं पूछ रहा था, अभी सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के ये पूछ रहा था। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं बोल रहा, मैं बाकी लोगों ने भी कुछ पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ बेटा। मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि लिखा तो इतना स्पीड से नहीं होगा ना।
ये ग्राफ हो गया। ठीक। ठीक है। बेटा पीडीएफ यार बहुत सारा, इतना सब कुछ लिखने में पीडीएफ में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो पीडीएफ अब भूल जाइए आप। हाँ, जिस चैप्टर से पीडीएफ मिलेगा मैं बता दूंगा, जिस चैप्टर का पीडीएफ पहले बनाया हुआ है वो मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में आपको पता है कि ए हमेशा रिएक्टेंट है और सी हमेशा प्रोडक्ट है, बट बी रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है। तो पहले ए और सी के बारे में तो क्लियर हो ना तुम लोग यार, कि ए तो हमेशा कम होगा रिएक्टेंट है तो, और सी हमेशा बनेगा प्रोडक्ट है तो। बात खत्म हो गई ना। अब बी जो है वो पहले बनेगा फिर डिसोसिएट होगा, तो पहले बना फिर डिसोसिएट हुआ, दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। ये बी आ गया, ये ए आ गया, ये सी आ गया। ज्यादा थोड़ी सोचना है इसमें। हम्म। सर और सी के लिए बोला था ना कुछ, पहले कम बनेगा बाद में ज्यादा बनेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं बोला, ये बोला कि पहले सी तो तब बनेगा ना जब बी बनने लगेगा यार, तो बी को तो ऐसे बी पहले बनेगा टी इक्वल टू जीरो पे, फिर जैसे जैसे बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उसका डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, क्योंकि जो रेट है वो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है ना, के टू इंटू बी। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे बी बनने लगेगा सेकेंड वाले रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। वो बोल रहा था। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो स्पेशल केसेस की बात करते हैं। बेटा सी जो है बी से ज्यादा होगा या कम होगा किसी भी टाइम पे, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, हम कमेंट नहीं कर सकते। वैसे ग्राफ देख के पता चल ही रहा है कि बी का ग्राफ क्या नीचे आ रहा है सी से, बिल्कुल आ रहा है। तो कोई पूछा कि क्या सर सी का वैल्यू ए के इक्वल हो सकता, ए के इक्वल हो सकता है? बेटा अगर ए और बी दोनों कंज्यूम हो जाए, जीरो जीरो हो जाए, तो सी का कॉन्सेंट्रेशन उतना हो जाएगा जितना ए था। हाँ, टी टेंस टू इन्फिनिटी वैसा बोल सकते हैं बिल्कुल, है ना। तो ये बातें क्लियर हो गई, अब मैं केसेस बना रहा हूँ यहाँ पे। सर और हमेशा बी ऊपर रहेगा क्या ए से, ये ऐसा लास्ट जरूरी में। नहीं है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट क्या है, डिपेंड करता है ए बी सी का कोफिशिएंट क्या ओके है ना। सर। ये रफ डायग्राम है, डायग्राम को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जो चीज बोला जा रहा है सिर्फ उस पर ध्यान देना। देखो मैं स्पेशल केसेस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला केस जो है इसमें, गिवन के टू ग्रेटर देन के वन, तो क्या होगा? आपको पता है कि बी का कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है के वन इंटू ए नॉट डिवाइड बाय ए की पावर माइनस के वन इंटू टी माइनस ए की पावर के टू इंटू टी। क्योंकि के टू के वन से बहुत बड़ा है, तो के टू माइनस के वन जो है वो नियरली के वन के इक्वल होगा। और ध्यान से सुन लेना, क्योंकि के टू बहुत बड़ा है, तो e की पावर माइनस के वन टी माइनस ई की पावर माइनस के टू टी में, क्योंकि के टू बहुत बड़ा है तो ये वाला टर्म जो है ना खत्म हो जाएगा, क्योंकि e की पावर माइनस में है ना वो, तो ये टर्म नियरली जो है पूरा e की पावर माइनस के वन टी के इक्वल ही रह जाएगा। मतलब इसको थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं लिख दूं कि बी का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू के वन आएगा ए नॉट डिवाइड बाय, नीचे सिर्फ के टू आएगा। हाँ, के टू आएगा, यहाँ पे के टू है, नीचे के टू आएगा, e की पावर माइनस के वन इंटू टी।
ठीक है। अच्छा, एक बात समझ में आ रही होगी कि K1/K2, ठीक है, ये इतना टर्म जो है ना पूरा, A0 e⁻⁻K1 × T, क्या यही होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम T? तो यार देखो, ये बन गया K2 × B इज इक्वल्स टू K1 × A। K2 × B क्या है यार? ये बात बताओ, अगर A गिव्स B गिव्स C है, ये K1 है, ये K2 है, तो K2 × B क्या है? K2 × B जो है वो दूसरे स्टेप का रेट है, और K1 × A पहले स्टेप का रेट है। इसका मतलब देखो, ये स्पेशल केस क्या बोलना चाह रहा है, इस रेट से B बन रहा है, उसी रेट से B डिसोसिएट भी हो रहा है। मतलब B का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, जितना बन रहा है उतना डिसोसिएट भी हो रहा है। जिस रेट से B बन रहा है उस रेट से B डिसोसिएट भी हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B। मतलब दूसरे स्टेप का रिएक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेप का रेट, ये हो गया। और क्योंकि बी जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से डिसोसिएट भी हो रहा है, और पहली बात, बी स्टार्टिंग में बनेगा, ए से बनेगा, और जैसे ही बनेगा फिर वो डिसोसिएट भी हो जाएगा। तो अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है तो आप इतना समझ जाएंगे कि यार सर, ए का कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज हो रहा है, सी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, बट सर बी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, क्योंकि जैसे ही बनेगा डिसोसिएट होने लगेगा। तो जैसे ही बना फिर डिसोसिएट होने लग गया, तो ये बी आएगा, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है। देखो, ये फर्स्ट केस था बेटा जहां पे हमने K2 > K1 रखा। K2 > K1 रखने से ये दो कंडीशन आपको अप्लाई की है, ये दो कंडीशन अप्लाई की तो बी का नया फॉर्मूला आया। जो बी का नया फॉर्मूला आया उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया तो पता चला कि ऐसा दिख रहा है वो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर जिस रेट से बी बन रहा है उसी रेट से डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब बी का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सर हम्म। सर ये बी का ग्राफ वो समझा सकते हो वापस? बेटा पहली बात तो ये कि बी स्टार्टिंग में बनेगा, ये तो क्लियर है सबको कि बी बनेगा पहले, और जैसे बी बन जाएगा फिर वो डिसोसिएट होगा। और फिर एक टाइम के बाद आपको पता ही है कि यार जितना बी बन रहा है उतना डिसोसिएट हो रहा है, मतलब बी का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सेस के पैरेलल आ जाएगा। वही तो लिखा मैंने, एक टाइम के बाद ओके देख, सर। पैरेलल लग रहा है, पैरेलल लग रहा है। और सर ये ग्राफ इतना छोटा सा क्यों बनाया? क्योंकि बी बहुत ज्यादा बनेगा ही नहीं कभी, क्योंकि जैसे बनेगा डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए ग्राफ बहुत छोटा सा बनाया कि बी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा किसी भी टाइम पे। सिंपल। ठीक है। अब सुनो, एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ बातें हैं। ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसको मैं दो अलग अलग रिएक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ए गिव्स बी एंड बी गिव्स सी। ये K1 था, ये K2 था, और मैंने बोला कि K2 जो है वो बहुत 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 ज्यादा है K1 से। K2 बहुत ज्यादा मतलब दूसरा वाला स्टेप जो है वो फास्ट है और पहले वाला थोड़ा स्लो है ना। K2 ज्यादा मतलब बहुत फास्ट है दूसरा वाला, और K1 बहुत कम मतलब पहले वाला स्लो है। ठीक है यार। फॉर्मूला क्या आपको पता है क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी का? बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लिखा था मैंने, उसमें भी अगर आप ये सब अजम्पशन अप्लाई करेंगे, है ना, ये जो अजम्पशन क्या थे कि सर K2 - K1 नियरली इक्वल्स टू K1 है,
और ई की पावर माइनस के टू इंटू टी को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम आएगा। तो ये सब अजम्पशन जो है, ये सब जो है कंडीशन, ये सब पुट करेंगे तो जो सी है उसका क्या फॉर्मूला आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए नोट ई की पावर, जस्ट अ मिनट, ए नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस के वन इंटू टी, ये आया। ठीक है, चलो इसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रखो कि ऐसा कोई फॉर्मूला है। अब आप ये मान के चलो, हमें अलग अलग तरीके से सोचो। अब ये मानो कि आपको मैंने कोई, आपको ये पढ़ाया ही नहीं, मैंने सिक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ाया नहीं, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई एक रिएक्शन है ए गिव्स सी जिसका रेट कांस्टेंट के1 है, तो मुझे इसमें सी का कॉन्सेंट्रेशन बताओ। तो आप बोलोगे सर ये होगा प्लस ऑफ डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन इंटू ए, और ए की जगह तो आप लिख ही सकते हो ए नॉट ई की पावर माइनस के वन इंटू टी। तो सर आप जब सी को डिफरेंशिएट करोगे तो आप बोलोगे डी सी इज इक्वल टू के वन ए नॉट ई की पावर माइनस के वन इंटू टी, डिफरेंशिएट कर दो जीरो से टी या जीरो से सी। तो सर सी का जो वैल्यू आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो आएगा अगेन ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के वन इंटू टी। अरे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, सेम ही है, जबकि इक्वेशन 2 में तो दो स्टेप था। इक्वेशन 2 जहां से डेराइव किया था उसमें तो दो स्टेप है ये वाले, और इक्वेशन 1 में एक ही स्टेप है। इसका मतलब दोनों सेम है, दोनों रिएक्शन सेम है, अभी रिजल्ट सेम आ रहा है। दोनों रिएक्शन सेम है, इसका मतलब आपने डायरेक्टली ए से सी लिख दिया, बी के बारे में बात ही नहीं की। और क्यों करे बी के बारे में बात, बी तो इंटरमीडिएट है, बी बन रहा है और डिसोसिएट हो रहा है। सर जो सी का कॉन्सेंट्रेशन है उसके एक्सप्रेशन में सिर्फ के वन मुझे दिख रहा है सर, मतलब पहले स्टेप का रेट कांस्टेंट, दूसरे स्टेप की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरा स्टेप फास्ट है बेटा। हमेशा जो रेट होता है वो डिसाइड होता है स्लो स्टेप से। मैकेनिज्म में आप आ चुके हैं तो आपको पता होगा आरडीएस क्या होता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ओवरऑल रेट है, ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है सिर्फ के1 पे। ओवरऑल रेट डिपेंड्स ऑन के1। तो हम बोल सकते हैं कि, क्या बोल रहे हो, हम बोल सकते हैं कि जो स्लोएस्ट स्टेप है वही आपका आर डी एस होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी रिएक्शन का रेट कौन डिसाइड करता है? जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिसाइड करता है सर। जो स्लोएस्ट स्टेप है वही रेट डिसाइड करेगा। ठीक है, बोल सकते हैं। मतलब आपने जो पहला केस बनाया, पहला केस जो था ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, उसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आंसर सेम आ रहा था। ठीक है, एक और बात बताता हूं। पहले वाले केस में जो बी है, हम बोलते हैं कि बी जो है वो स्टेडी स्टेट में है, स्टेडी स्टेट में है बी। क्यों? क्योंकि बी जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से डिसोसिएट भी हो रहा है। अगर ऐसा किसी के लिए हो कि जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से डिसोसिएट हो, तो हम उसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं कि वो रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट जो है स्टेडी स्टेट में है। इसके बारे में और बात करेंगे, स्टेडी स्टेट के बारे में टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ जितना बोला उतना पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ बेटा अनम्यूट करके पूछ जो पूछना है। सर आपने वो स्टार्टिंग में वो लिखा था ना K1 × A = K2 × B, इससे आपने बोला हम्म दोनों रिएक्शन का रेट सेम है, और बाद में आप बोल हम्म रहे हो कि एक स्लो है एक फास्ट है, कैसे? बेटा वहां पे दोनों रिएक्शन का रेट बोल, मैं बोल रहा हूँ बी का फॉर्मेशन और बी का डिसोसिएशन का रेट सेम। ठीक है, मैंने ये बोला, मतलब बी जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से डिसोसिएट भी हो रहा है, और मीनिंग ये तो बोला सेम गया है। रहता है ना? बेटा रेट का सेम होना और रेट कांस्टेंट का सेम होना, ये रेट कांस्टेंट डिफरेंट है। पहली बात तो रेट क्या सेम है, रेट मतलब के वन इंटू ए,
ये यहाँ से आएगा K2 इंटू बी, ये सेम है बेटा, K1 इंटू ए का प्रोडक्ट इज इक्वल टू K2 इंटू बी है। K1 हाँ, K2 में तो डिफरेंस है ना यार। ओके तो K1 K2 में डिफरेंस है, मतलब पहला एक स्टॉप फास्ट एक स्लो है। फास्ट या स्लो का आइडिया K1 K2 से लगेगा, और उसमें कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर रेट का आइडिया लग जाएगा। ओके। बहुत डिफरेंस है दोनों में। सर मतलब इधर ठीक है। बी का कंसंट्रेशन कम था, इसलिए सेकंड रिएक्शन का रेट इक्वल आ, K2 ज्यादा है फिर भी रेट इक्वल आ रहा है एक फर्स्ट रिएक्शन नहीं का। नहीं 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 नहीं, K2 ज्यादा है इसलिए दूसरा रिएक्शन फास्ट है। और क्योंकि स्टार्टिंग में तो 10 मोल लिए एक के यार, 1 सेकंड बाद क्या होगा, कितना बन जाएगा भी, ये कॉमन सेंस तो लगाओ, 1 मोल भी नहीं बनेगा। तो रेट जो है वो तो पहले का ही ज्यादा होगा ना, ऐसा लगेगा। मतलब ए का मोल्स अगर बहुत ज्यादा है तो K1 इंटू ए आपको ज्यादा लगेगा। बी कम है बट बी धीरे धीरे बन रहा है, और बी जैसे ही बनने लगेगा क्योंकि बी का रेट कांस्टेंट ज्यादा है, तो उसका K2 इंटू बी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो रेट ज्यादा होगा अल्टीमेटली बी वाले स्टेप का, सेकंड वाले स्टेप का। क्योंकि K2 ऑलरेडी बहुत ज्यादा है बेटा, तो K2 इंटू बी वाला प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है, ये बहुत ज्यादा होने वाला है थोड़े टाइम बाद। भले ही बी का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, बट K2 इंटू बी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि K2 एक्चुअली में बहुत ज्यादा है। ठीक है। और ये जो कंडीशन मैंने लिखा है ना, K1 इंटू ए इज इक्वल टू K2 इंटू बी, राइट, ये कब लिखा है, जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है। अब खुद सोचो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए खुद सोचना, ए गिव्स बी, बी गिव्स सी लिखा हुआ है, ये K1 है, K2 लिखा हुआ है, K2 बहुत ज्यादा है, इसका मतलब दूसरा स्टेप फास्ट होगा। इसका मतलब जैसे ही ए से बी बना, वो बी रुकेगा ही नहीं, वो बी झट से सी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा स्टेप तो और भी फास्ट है। तो ऐसा फील आ रहा है मुझे कि बी तो बन ही नहीं रहा यार, थोड़ी देर के लिए बनेगा खत्म हो जाएगा, और क्या। तो अल्टीमेटली मुझे सर ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टली ए से सी बन रहा है सर, बी तो है ही नहीं इस पिक्चर में, थोड़ी देर के लिए बन के खत्म हो जाएगा। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कब से। सर तो फिर बी का ग्राफ भी, आई मीन सी का ग्राफ छोटा होएगा ना, सी का ग्राफ क्यों स्ट्रेट आएगा बेटा? क्योंकि सर बी अगर सी तो बी बहुत कम बन रहा है और बी हम्म। बहुत जल्दी बन रहा है, तो फिर उतना बी रहेगा नहीं कि सी जल्दी बने, तो सी का ग्राफ ऊपर नहीं हाँ जा सकता नहीं। हाँ, तो बी का ग्राफ नहीं रहेगा। हाँ तो बेटा, तो इसका मतलब अल्टीमेटली ऐसा हो रहा है ना कि ए से सी बन रहा है ना। तो जिस तरीके से ए का ग्राफ डिक्रीजिंग आ रहा है, बी का ग्राफ धीरे धीरे इंक्रीजिंग आना चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है ना। इट्स लाइक दो यार, ए और सी है, बी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ए अगर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो सी धीरे धीरे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। क्यों, कहाँ जाएंगे मोल, फिर कहाँ जाएंगे? अगर ए डिसोसिएट हो रहा है तो बन क्या रहा है, सी तो बन रहा है। तो ए के मोल अगर धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो सी के मोल बढ़ेंगे, इसमें डाउट क्या है? हाँ, ये बोल सकते हैं कि बी इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन में, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक सर है। हम्म। सर सी का ग्राफ का कर्वेचर ऐसा था ना कि पहले कॉनकेव डाउन था और फिर कॉनकेव अप हो जाता है, उसका कुछ हाँ ऐसा ही सिग्निफिकेंस बनाया है मैंने। क्या? बेटा सिग्निफिकेंस वही है यार, सिग्निफिकेंस मतलब ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनाया, धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो कॉन्सेंट्रेशन सी का कम ही रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और ये ऐसा क्यों है, सी का जो इक्वेशन है वो जाके देख, डेरिवेशन किया ना उसमें, सी का इक्वेशन लिखा ना मैंने, उस हाँ इक्वेशन को सर। जाके देख, उस इक्वेशन को फॉलो करते हुए ग्राफ बनाया ना एक्सपोनेंशियल। यस सर। अब दो एक्सपोनेंशियल टर्म थी उसमें, तो दो एक्सपोनेंशियल टर्म है तो उसमें ये देखना पड़ेगा ना कि कब कौन सा टर्म डोमिनेट कर रहा है, उसके हिसाब से ग्राफ का नेचर ऐसा ओके सर, है गॉट। ना। ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ आपको, सी का वैल्यू पता चल गया है ना। यहाँ पे इसी केस में, केस फर्स्ट में हम बी के बारे में भी बात करेंगे। एक मिनट बेटा, पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दो। बी के बारे में भी बात करेंगे। K1 इंटू ए नॉट डिवाइड बाई K2 माइनस K1 था, ए की पावर माइनस K1 इंटू टी माइनस ए की पावर माइनस K2 इंटू टी था। ठीक है। तो ये K1 चला गया, कम है क्योंकि K2 ग्रेटर देन K1 है, ये टर्म भी खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा कि बी इज इक्वल टू बचेगा K1 ए नॉट बाई K2 इंटू ई की पावर माइनस K1 इंटू टी।
ठीक है, कर चुके थे यार, शायद ये भी हम डिराइव कर चुके थे, वापस से लिख दिया। ठीक है, बी का पता चल गया। सी के बारे में, सी के बारे में भी कर चुके हैं ना। सी का भी आपको पता था क्या आया था, ए नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस के वन इंटू टी। तो बी और सी दोनों का डेरिवेशन कर चुके हैं। ये ठीक। हाँ, एक बात ध्यान से सुनना, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। इस एक्सप्रेशन को लिखो, बी इज इक्वल्स टू, आपको ऐसा नहीं लग रहा के वन बाई के टू एन, और ये पूरा टर्म ए नॉट इंटू ये जो है ये ए है। तो यहाँ से ये बन गया था के टू इंटू बी, जो मैंने पहले लिखा था, इज इक्वल्स टू के वन इंटू ए, ये लिखा था ना। हाँ, अब एक मिनट के लिए थोड़ा सा ये सोचो कि अगर ये ए गिव्स बी, बी गिव्स सी रिएक्शन है, ये के वन है, ये के टू है, तो प्लस ऑफ डीबी बाई डी टी क्या होगा? वो होगा के वन इंटू ए माइनस के टू इंटू बी। वो तो इक्वल है, यहाँ देखो, इसका मतलब ये तो जीरो हो गया। अब dB बाई डी टी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब B का कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के साथ। यही तो है। इसीलिए अगर ऐसा कंडीशन किसी रिएक्टेंट के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी रिएजेंट के लिए अगर आप लिख रहे हैं, कोई भी रिएजेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वो स्टेडी स्टेट में है। तो स्टेडी स्टेट का कंडीशन क्या हो गया? जो भी रिएक्टेंट ऐसा फॉलो कर रहा है उसका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि इंटरमीडिएट जो होता है वो रिएक्शन में बनता है और वो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है। तो फॉर एनी इंटरमीडिएट हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं कि डी ऑफ आई मतलब इंटरमीडिएट डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसी को बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे पता चलता रहेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आसान है। सर ये इंटरमीडिएट वाला वापस रिपीट कर सकते हैं? बेटा इंटरमीडिएट जो भी है, जिस भी रिएक्शन में है, वो थोड़े टाइम के लिए बनता है फिर कंज्यूम हो जाता है ना। यहाँ पे जो केस लिया है मैंने, मैं उसी केस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है ना। बी का कॉन्सेंट्रेशन, तभी तो डीबी बाई डी टी इक्वल टू जीरो आया। तो इस वाले केस के लिए जहां पे के टू ग्रेटर देन के वन है, आप बोल सकते हैं ना कि डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। अरे बी की जगह आई तो लिखा और थोड़ी चेंज किया मैंने। मैंने बी को इंटरमीडिएट बोला था, अब मैं इंटरमीडिएट को आई से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन जनरल बोल दिया मैंने कि ऐसे केसेस में जहाँ पे ए से बी, बी से सी बन रहा है और दूसरे स्टेप का रेट कांस्टेंट ज्यादा है, तो वहां पे आप डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। बात खत्म हो गई। ठीक है, और जिसको स्क्रीनशॉट लेना था सबका एक बार फिर से, सेकंड है स्टेज, और ये थर्ड है। ठीक है, सर गौरांग आएंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे, एक बार पहले कंप्लीट कर लेना। तो हाँ बेटा बोल। सर ये बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहना चाहिए, पर उसके ग्राफ में स्टार्टिंग में थोड़ा फ्लक्चुएट होता है और फिर कांस्टेंट होता है। बेटा ये मैं इसके बारे में बता चुका हूँ ना, प्लीज यार क्यों वापस से तू परेशान कर रहा है फिर। ये ओके मैं सर। बोल चुका हूँ ना पहले कि पहले बी बनेगा तो सही ना, पहले कांस्टेंट कैसे हो जाएगा यार, बनने तो दे उसे पहले। तो जो चीज बता चुका हूँ, अब बोलने का परमिशन दिया है, तो तुम लोग खुद भी बकवास करोगे। सेकंड केस पे जा रहा हूँ, के वन जहां पे ज्यादा है के टू से। अब यहाँ पे क्या हो गया, के वन के टू से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर ए से बी बनेगा, बी बहुत सारा बनेगा, बट बी सी जो है वो उतना नहीं बनेगा, क्योंकि दूसरा स्टेप स्लो हो गया, पहला स्टेप फास्ट हो रहा है। मतलब जैसे ही ए लिया वो बहुत जल्दी से बी में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, जैसे ही ए लिया वो बहुत ही जल्दी बी में कन्वर्ट हो गया, मतलब ए का ग्राफ एकदम जल्दी से ही है, देखो कितना सा टाइम लगा उसको बी में कन्वर्ट होने में, एकदम से नीचे आ गया।
और बी एकदम से बढ़ेगा, एकदम से बढ़ गया देखो बी, बट फिर धीरे धीरे कम भी होगा, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे फिर वो कम भी होगा, है ना। कम क्यों होगा? क्योंकि बन उसको डिसोसिएशन भी तो होना है। और सी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, ये आराम से, ये धीरे धीरे बढ़ गया। ठीक है, तो ये सिर्फ ग्राफ ही ध्यान रख लोगे वो भी काफी है, ज्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। K1 ग्रेटर देन ये K2 हो गया। ठीक है, हाँ ये जो दोनों ही केसेस थे, दोनों केसेस में इतना क्लियर था कि K1 K2 में बहुत डिफरेंस था, है ना। अब मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूँ, ये सेकंड केस था जहां पे मैंने मान लिया कि K1 इक्वल टू K2 है और वो एक कांस्टेंट K के इक्वल है, सिंपल। तो बेटा यहाँ से आपको ए का एक्सप्रेशन पता चलेगा, ए नोट e की पावर माइनस के इंटू टी। ऐसे बी और सी तीनों के एक्सप्रेशन पता चलेंगे। बी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, K1 ए नोट e की पावर, एक मिनट, यहाँ पे आएगा टी e की पावर माइनस के टी। अब आप जो बी का एक्सप्रेशन पहले डेराइव किया था उसमें K1 इक्वल टू K2 नहीं रख सकते, क्योंकि नीचे K2 माइनस K1 था, वो जीरो इन्फिनिट बना देगा। ये सर बी का एक्सप्रेशन कैसे आया? बेटा जैसे बी डेराइव किया था ना मैंने, K1 K2 अलग अलग मान के, वैसे K1 K2 को सेम मान के डेरिवेशन करेंगे तब ये फॉर्मूला आएगा। मैं वापस से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो जो बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। मैक्सिमम टाइम कितना आएगा, 1/k, और बी मैक्स कितना आएगा, ए नॉट बाई ई। ये याद रखेंगे बस, कोई ज्यादा याद रखने, कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जो जो याद रखना था केस 3 में बॉक्स में बना दिया मैंने। ऑफ कोर्स टी मैक्स जो है वो बी के लिए ही है, पहली बात तो। आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये हो गया आपका सिक्वेंशियल सिक्वेंशियल रिएक्शन, राइट। हाँ बेटा, ये बी वाले एक्सप्रेशन में टी मल्टीप्लाइड है बेटा, ये है K1 इंटू ए नोट इंटू टी इंटू ई की पावर माइनस के टी। चलिए ठीक है, ये आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जितनी भी तीनों रिएक्शन पॉसिबल थी वो हमने पढ़ ली है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब वो क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिखेंगे आपको पॉपुलेशन ग्रोथ वाले, कि कि एक है इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो जैसे नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता है, बट पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब ये तो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कि मान लो इतने थे पहले और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है, और ग्रोथ जो है हो रहा है उसके बाद, मतलब आफ्टर टाइम टी इतनी पॉपुलेशन है, पहले कितनी थी बाद में कितनी है वो बताई मैंने। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, ये बताया मैंने। हाँ यहाँ पे आप माइनस डी बाई डी टी नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस डी बाई डी टी, क्योंकि ए धीरे धीरे बढ़ रहा है। इज इक्वल टू सिंपल लिखोगे के इंटू ए की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। एक्सप्रेशन आएगा के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नोट बाई ए टी, नहीं आएगा ए टी बाई ए नोट आएगा, क्योंकि माइनस साइन चला गया है। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यार? अगर यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता ए गिव्स बी, तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या लिखते, के इंटू ए लिखते ना यार। यहाँ पे प्लस है बस, तो एक्सप्रेशन क्या आता था, के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नोट बाई ए टी आता था ना। तो अगर ये माइनस नहीं होगा तो एक्सप्रेशन ए टी बाई ए नोट आएगा ना, ये नहीं आएगा क्या? और क्या क्या, क्या लिख दिया मैंने सब? यहाँ पे हाफ लाइफ की बात नहीं करेंगे, हाफ लाइफ की बात हो तब करते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन आधा हो थोड़े टाइम के बाद। बट यहाँ पे तो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ पीपल जो है बढ़ रहे हैं ना यार। बेटा रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है, तो माइनस लिखते हैं वहां पे। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ लिखा हुआ है, बढ़ रहा है, तो प्लस लिखा है इसलिए। तो यहाँ पे आप हाफ लाइफ की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आप बात करेंगे जनरेशन टाइम की।
तो टी जनरेशन जो होगा वो होगा ln2/k। टी जनरेशन मतलब जब जो पॉपुलेशन है वो पहले का दुगना हो जाए, ये है जनरेशन टाइम का मतलब। यहाँ पे आई थिंक समझ में आ गया। ये नहीं भी बताता ना तो भी ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, बट बता दिया। ठीक है, जल्दी बोलो अब, क्लियर है या नहीं है? जनरेशन टाइम क्या होता है? जनरेशन टाइम मतलब पहले 5 लोग थे, बाद में 10 हो गए, ये है। दुगने कब हो जाएंगे तो जनरेशन टाइम है। पॉपुलेशन डबल होगी, उसमें कितना टाइम लगेगा वो जनरेशन टाइम है। वो ln² है क्या? ln2/k, ln2/k। हाँ बस सिंपल ln2/k है। जैसे हाफ लाइफ आता था, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, ln2/k। सर हाँ बोल। सर वो लोग इसमें पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स में सिक्वेंशियल रिएक्शन भी बना सकते कि ए में बर्थ होके बी बन गया, बी नंबर ऑफ हाँ पॉपुलेशन, और सिर्फ डेथ के बाद सी हो गया। बिल्कुल बना सकते हैं, वही सब फॉर्मूले लगेंगे। फॉर्मूले में कोई पे कुछ चेंज आया क्या, मेरे को ये बता। हाँ सर, सिर्फ स्टार्टिंग में प्लस आ गया सर। सिर्फ स्टार्टिंग में आया, और क्या। बाकी टी हाफ के फॉर्मूले में कोई चेंज आएगा नहीं तो करेंगे, डेराइव करेंगे। वैसा पूछेगा तो डेराइव करके सोल्व करेंगे, और क्या है ना, खुद से ट्राई करेंगे। कुछ भी पूछ सकता है, बट नहीं पूछेगा। जितना जो भी पूछा जाता है वो ऑलरेडी बता देते हैं सर, है ना। कोई एक्स्ट्रा नहीं पूछ जाएगा, टेंशन मत लो। मॉड्यूल आपके सामने बुक है, जो मर्जी सोल्व करना है करो यार। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ भी पूछ रहा है फिर मुझे क्वेश्चन करोगे सर आपने ऐसा नहीं बताया। बेटा के टी क्या है, किसी ने पूछा सर के टी क्या है। बेटा के टी तो यार मैं अब क्या बताऊं तेरे को। के मतलब रेट कांस्टेंट और टी मतलब टाइम। ये पूछोगे अब इतना सब पढ़ाने के बाद। के रेट कांस्टेंट है इस रिएक्शन का, और टी टाइम है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मैंने लिखा है, तुम लोग अभी इसी में कंफ्यूजन कंफ्यूजन में हो यार। ये तुमको नहीं पता क्या, पहली बार पढ़ रहे हो तुम लोग। चलो ठीक है, जो भी है आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनो, चैप्टर के लास्ट में है हम लोग। मैं आपको बताने वाला हूँ डिटरमाइनिंग डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट फ्रॉम मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म दिया हुआ है तो रेट कैसे निकालेंगे। और मैकेनिज्म जो है वो दिया हुआ रहता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ना। एलिमेंट्री रिएक्शन का तो रेट देख के बता सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी। एलिमेंट्री का तो एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन का तो रेट लो हम लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स का कैसे लिखेंगे, उसके लिए मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि कितने स्टेप में वो हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैकेनिज्म दी गई है तो वही मैकेनिज्म एक्सेप्टेबल होगा, वही मैकेनिज्म को आप एक्सेप्ट करेंगे जिसमें थ्योरेटिकल रेट जो है वो एक्सपेरिमेंटल रेट के इक्वल है। मतलब एक्सपेरिमेंटल रेट तो निकल जाएगा, थ्योरेटिकल रेट आप निकालोगे। अगर वो इक्वल आया तो हम मानेंगे कि इस रिएक्शन का ये मैकेनिज्म ठीक है, तो उस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। सेकंड, अब थ्योरेटिकल रेट कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल तो पता रहेगा, हमें थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुनना, थ्योरेटिकल रेट निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है इक्विलिब्रियम अप्रोच, इक्विलिब्रियम अप्रोच है। सेकंड है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। पहले इक्विलिब्रियम अप्रोच की बात करते हैं। एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा कि ए से बी बना, ये रिवर्सिबल है, ये के फॉरवर्ड है, ये के बैकवर्ड है। और फिर बी से सी बना, ये बोला गया है कि ये फास्ट है, ये स्लो स्टेप है। ऐसा लिखा हुआ है। इक्विलिब्रियम अप्रोच से रेट रेट निकालेंगे तो आपको इतना पता है ना यार कि जो रेट होगा वो होगा प्लस ऑफ, सॉरी, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी प्लस ऑफ डी सी बाई डी टी
अच्छा, प्लस ऑफ डीसी बाई डी जो है सेकंड स्टेप से जो आपने निकाला, क्या उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ? अच्छा, इसका रेट कॉन्स्टेंट दूसरे का डिफाइन नहीं किया ना, केवन मान लो, केवन इंटू बी लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। और पहले वाले स्टेप से ऐसा लिख सकते हैं क्या, के इक्विलिब्रियम मतलब के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड इज इक्वल टू बी का कॉन्सेंट्रेशन बाय ए का कॉन्सेंट्रेशन? बिल्कुल सर, ये भी लिख सकते हो। आपने रेट लिखा सेकेंड रिएक्शन का, सेकेंड रिएक्शन का जो रेट लिखा बेटा, सेकेंड रिएक्शन का जो आपने रेट लिखा है, राइट, हाउ पी अपॉन ए। यार मैं टेंशन में आ जाऊंगा, सच में बोल रहा हूँ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा क्या तुम लोगों ने, एग्जाम में आने वाला है। अरे के इक्विलिब्रियम नहीं होता क्या बी का कॉन्सेंट्रेशन की पावर वन डिवाइड बाय ए के कॉन्सेंट्रेशन की पावर वन? क्या तुम फालतू सवाल क्यों पूछते हो यार, यही तो लिखा मैंने यहाँ पे। कौन बोल रहा है के एफ इक्वल टू के बी, कौन बोला? तुम लोगों ने आज सुबह पहले ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? सब लोग पागल हो रहे हैं आज तो, कोई कुछ भी पूछ रहा है, समझ नहीं आ रहा, जैसे कुछ भी नया नहीं लिख रहा हूँ, सब बताया हुआ ही ऑलरेडी। चलो पहले तो ये सोचो कि पहला स्टेप फास्ट था, दूसरा स्लो था, जो भी है सर, ओवरऑल रिएक्शन पता है क्या है? ओवरऑल रिएक्शन पता है क्या है? ए गिव्स सी है सर, जहां पे बी इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो सर अगर ए गिव्स सी ओवरऑल रिएक्शन ना, तो रेट यही होगा ना सर, डी ए बाई डी टी। अरे यार, ये हर बार प्लस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ डी सी बाई डी टी, यही तो रेट होगा। तो यही रेट है सर। तो रेट किसके इक्वल आ गया सर? के वन इंटू बी के। एक बात मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी रिएक्शन ए गिव्स सी, उसका रेट के वन इंटू बी हो सकता है क्या? नहीं। बी कैसे आएगा, बी तो है ही नहीं रिएक्शन में, रिएक्शन ए से सी लिखा हुआ है, उसमें बी तो है ही नहीं, तो बी कैसे आ गया रेट में? बी तो इंटरमीडिएट है, उसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? इक्वेशन वन से हटाएंगे बेटा, इक्वेशन वन से हटाएंगे। तो इक्वेशन वन से जो बी है उसका वैल्यू क्या हो गया, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड इंटू ए। तो अभी एक्सप्रेशन चेंज हो गया, के वन इंटू के एफ बाय के बी इंटू ए। तो बेटा रेट जो आया उसका मेन एक्सप्रेशन ये आ गया, और इसको देख के पता चल गया कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि एक ही पावर वन है। और रेट कांस्टेंट क्या है? ये है ओवरऑल रेट कांस्टेंट है, के वन इंटू के एफ इंटू के डिवाइड बाई के बी, ये है ओवरऑल रेट कांस्टेंट। इधर लिख देता हूं कहीं पे, के वन के एफ बाई के बी, ये है ओवरऑल रेट कांस्टेंट बेटा। कि अगर कोई रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन ए से सी है, तो इंटू के एफ बाई के बी। बहुत आसान है, ये टफ लगा क्या आपको? लगा क्या? नहीं लगा, सिंपल सी बात, हर बार ऐसे ही करेंगे, रेट लिखेंगे, रेट लो लिख देंगे यार। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं तो आपको सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, जो स्लो स्टेप है ना उसका रेट लो लिख दो। स्लो स्टेप दूसरा था, उसका रेट लो लिख दिया। बट स्लो स्टेप के रेट लो में प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? बी आएगा, बी तो इंटरमीडिएट है, उसको हटा दो बाद में। उसको हटाने के लिए जो मेहनत करना है करो, बस आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना इतना तो? हाँ ठीक है सर, इसी क्वेश्चन को स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से करेंगे। सर एक डाउट है, ये के एफ अपॉन हाँ क्या बोल। ने? हाँ, के एफ बाई के बी है बेटा, के के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड, ओके। जो है ना, के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, इसी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं।
हाँ, ओरिजिनली बी इक्विलिब्रियम में था, सही बात है बेटा। ये दोनों रिएक्शन साथ में हो रही है ना, आप हर एक रिएक्शन को इंडिविजुअल मत सोचो। ए से बी बन रहा है, ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, और बी का कुछ अमाउंट डिसोसिएट भी हो रहा है सी में। पर मुझे ऐसा पूछना था। हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर, ये ए टू बी हमें इक्विलिब्रियम अज्यूम किया है या ऑलरेडी था, इक्विलिब्रियम में था ओरिजिनल क्वेश्चन में? ये रिएक्शन में दिया गया है, ये दिया गया है, ओके सर। इक्वेशन में दिया गया है कि ऐसी रिएक्शन हो रही है। ये मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम अप्रोच से। कौन सा अप्रोच था? इक्विलिब्रियम अप्रोच। अब मैं आपको यही सेम क्वेश्चन सेकंड अप्रोच से बता रहा हूँ, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से। चलो ठीक है, फिर से लिखो सर। A gives B, K forward, K backward, then B gives C, K1, ओवरऑल रिएक्शन A से C हो गया। ठीक है, रेट कैसे लिखेंगे? रेट लिखेंगे माइनस ऑफ डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ डी सी बाई डी टी। ठीक है, ये भी हो गया। यार इंटरमीडिएट बी था ना, तो बी के बारे में कोई मुझे बताएगा कि बी के बारे में, बी का रेट क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? के फॉरवर्ड इंटू ए माइनस के बैकवर्ड इंटू बी माइनस के वन इंटू बी। जो मैंने लिखा वो समझ आया क्या? बता चुका हूँ ये, इसलिए समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हैं, कल बताया था क्लास में। और ये बेटा क्योंकि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है, तो डीबी बाई डी क्या होगा? जीरो होगा। इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट किया तो यहां से निकालो, फिर यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी निकाल लो। सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मैंने निकाला तो फॉर्मूला आया के फॉरवर्ड इंटू ए डिवाइड बाय के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड आ गया। अरे समझ में आ गई बात क्या हो गया? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से ही आया। अच्छा, किसी ने लिखा होगा, जिसने भी लिखा होगा उनसे पूछ रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम अप्रोच से बी का कॉन्सेंट्रेशन क्या आया था? अरे के वन बाई के बी है यार, के फॉरवर्ड नहीं है, के वन बाई के बी है। हाँ, ये आया स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिन्होंने भी इक्विलिब्रियम अप्रोच लिखा होगा वहां पे बी का कॉन्सेंट्रेशन आया था के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड इंटू इंटू ए। क्या दोनों सेम आया क्या? नहीं सर, डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा तो डिफरेंस है। बिल्कुल सही बात। एक बात ध्यान से सुनना, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से और इक्विलिब्रियम अप्रोच से जो आंसर आएंगे उनमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बट कौन एक्यूरेट है, किसे फॉलो करे सर? ध्यान से सुना। इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है, अगर स्टेबल अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है, ठीक है, लेट मी कंप्लीट बेटा। अगर इक्विलिब्रियम इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम अप्रोच से सॉल्व करेंगे। अगर इंटरमीडिएट अनस्टेबल है तो स्टेडी स्टेट से सॉल्व करेंगे, तब आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। चलो ठीक है, यहां पे भी मैं आपको बताऊं स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम अप्रोच में डिफरेंस क्या है। के बी का, के वन का, सॉरी के वन का डिफरेंस है ना, इतना क्लियर है। अगर कि के वन अगर नेग्लेक्ट कर दूं मैं इसके सामने, अगर मैं के वन नेग्लेक्ट कर दूं इसके सामने तो आंसर आ जाएगा। के वन क्यों नेग्लेक्ट कर दूं? आपको पता है ना बेटा ये भी। कि सेकंड स्टेप क्या है? क्या मैं बता चुका था कि सेकंड स्टेप स्लो है, पहला स्टेप फास्ट है। अरे अगर ऐसा है तो केवन को नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर सकते? के बी के सामने कर सकते हैं। तो केवन को नेग्लेक्ट करोगे तो बी का वैल्यू वही बन जाएगा जो, इसका मतलब देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कंडीशन अप्लाई कर दोगे ना तुम स्लो फास्ट वाली, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। और आना भी चाहिए ना यार, दो अलग अलग मेथड से आंसर डिफरेंट थोड़ी आ सकता है, आएगा भी सेम आएगा कंडीशन अप्लाई करने के बाद। बेटा वो क्वेश्चन में दिया गया यार, अभी थोड़ी देर पहले तूने पूछा दो स्टेप दो रिएक्शन है, फास्ट स्लो वो क्वेश्चन में दिया गया है कि फास्ट है वो स्लो है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ सोल्व किया उस क्वेश्चन को। अब वाई इट इज स्लो, बी से सी बन रहा है स्लो, इसका कोई आंसर है क्या? कम से कम पूछने से पहले सोचो तो सही यार। और अनम्यूट रखो अपने आप को, म्यूट रखो सॉरी,
म्यूट रखो, ठीक है, जब तक बोला नहीं गया है। अनम्यूट करना है परमिशन लेके। मैं कुछ बोलने वाला था यार। वो कनेक्शन टूट गया। ठीक है, हाँ, ये बोलने वाला था कि अगर अप्रोक्सीमेशन अगर आप इसमें अप्लाई कर दोगे तो बी का वैल्यू सेम आ जाएगा, हो जाएगा छोटा। है ना। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आपने बोला कि K1 प्लस KB जो है वो नियरली इक्वल्स टू KB। क्यों लिखा? क्योंकि सेकेंड स्टेप क्या है? स्लो है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है लगभग, कोई डिफरेंस नहीं है। कर लेंगे? कर लोगे? हाँ या ना बोलो सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ आपको मैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान होते हैं। अब सुनो क्वेश्चन। एग्जाम्पल जिसने भी बोला, एक रिएक्शन है, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म दी गई है, मैकेनिज्म देगा क्वेश्चन में। उसने बोला कि 2NO से पहले N2O2 बनता है और वो बोलेगा कि ये फास्ट है, वो भी देगा वो कि फास्ट है स्लो है। फिर उसने बोला कि N2O2 जो है वो O2 के साथ रिएक्शन करके 2NO2 बना रहा है, K2 रेट कांस्टेंट से, ये स्लो है। तो इसका रेट लो लिखो। तो इसका रेट लो बताना है आपको। चलो जो भी है, हमेशा ध्यान से सुनना। आसान कौन सा रहता है? इक्विलिब्रियम अप्रोच मुझे आसान लगता है, क्योंकि बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये पहले स्टेप से आप लिखोगे KF/KB इज इक्वल टू, लिखोगे N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय NO के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। और दूसरे से क्या लिखोगे? दूसरे से आपको पता है ना कि रेट लो जो है वो हो जाएगा सर K2 इंटू N2O2 की पावर 1 इंटू O2 की पावर 1। दूसरे से ये हो जाएगा। इंटरमीडिएट कौन है? N2O2 इंटरमीडिएट है बेटा, इसको हटाना है। तो N2O2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से N2O2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा? K2 इंटू सिर्फ O2 बचा हुआ है, N2O2 की जगह क्या लिख दोगे? N2O2 की जगह लिख दोगे K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड इंटू NO का स्क्वायर। तो जो रिएक्शन बना उसका ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या आया? K2 इंटू KF बाई KB। और उसका ऑर्डर कितना होगा? O2 की पावर 1 और NO का पावर 2, मतलब ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। आगे बात समझ है? ऐसे पूछ सकता है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, क्वेश्चन होता है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो वो ऐसे निकालते हैं। इंटरमीडिएट को हटाना होता है अल्टीमेटली। कर लोगे? ठीक है, चलो कर लोगे, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका सॉल्यूशन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे और क्रॉस चेक करेंगे कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, खुद से करेंगे वो, है ना बेटा। इक्विलिब्रियम अप्रोच हम तब फॉलो करेंगे जब स्टेप कोई ना कोई रिवर्सिबल हो। जैसे इस मैकेनिज्म में दो स्टेप थे, दोनों में से एक इक्विलिब्रियम में था, रिवर्सिबल था। अगर दोनों स्टेप इरिवर्सिबल होते तो इक्विलिब्रियम अप्रोच फेल हो जाता।
हो जाता ना, मतलब इक्विलिब्रियम अप्रोच फेल नहीं होता, ये इक्विलिब्रियम वाला फॉर्मूला फेल हो जाता, ये यूज ही नहीं कर सकते हम फिर। इक्विलिब्रियम अप्रोच तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मुझे ज्यादा इजी इक्विलिब्रियम अप्रोच लगता है, क्योंकि देखो कितना आसान हो गया, वो इंटरमीडिएट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए रेटो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आसानी से हो जाता है ऐसे ही। सही बोल रहा हूँ? ठीक है, तो देखो अब मेरी बात सुनो। अब मैं बताने वाला हूँ आपको एवरेज लाइफ के बारे में, ये थोड़ा जो टर्म था ये बाकी रह गया था। इसके बारे में आपको डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होता है, वैसे तो एनसीईआरटी में जो है डायरेक्टली फॉर्मूला दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए, तो जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही इसमें पढ़ेंगे हम लोग, है ना। बट फिर भी डेफिनेशन बता रहा हूँ, तो उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं आप लोगों को कि एवरेज लाइफ और मीन लाइफ का मतलब यहाँ पे क्या है। केमिकल काइनेटिक्स में एवरेज लाइफ और मीन लाइफ का क्या मतलब होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मीनिंग अलग है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग है, जीरो ऑर्डर के लिए मीनिंग अलग है। मैं तो आपको जनरल मीनिंग बता रहा हूँ। द एवरेज टाइम up to which a reactant molecule remains unreacted। जैसे जैसे सुनो कि t इक्वल टू जीरो पे आप सब जानते हैं कि A0 होता है, मान लो t इक्वल टू T1 पे मान लो A1 कॉन्सेंट्रेशन था, तो जस्ट T1 प्लस dt टाइम के बाद कितना बच जाएगा A1, उसमें से मान लो थोड़ा सा चला गया, dA1 चला गया, ठीक है सर मान लेंगे इतना। मान लो T2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन A2 था, और वही T2 प्लस dt टाइम बाद A2 था और dA2 चला गया, उसमें इतना बचेगा, कोई ज्यादा तो डिसोसिएट होगा नहीं ना dt टाइम में। तो यार ये जो है यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि माइनस dA1 मॉलिक्यूल जो है जो डिसोसिएट हुए उनका लाइफ कितना है, T1 है, सॉरी हाँ ये समझ में आया कि जो dA1 मॉलिक्यूल हैं वो डिसोसिएट हुए तो उनका जो लाइफ है वो क्या होगा, T1 होगा। एग्जैक्टली वैसे ही सेम के लिए अगर सेकंड के लिए आप लिखोगे यहाँ पे कितने dA2 मॉलिक्यूल्स है, dA2 मॉलिक्यूल जो है उनका लाइफ कितना होगा, T2 होगा। बोल सकता हूँ ऐसा? तो बेटा एवरेज लाइफ जो है उसका, हाँ माइनस नहीं आना चाहिए, वो एक्चुअली में गलत है, माइनस लिखना गलत है, माइनस लिखना क्योंकि मॉलिक्यूल तो पॉजिटिव ही होंगे ना, तो माइनस उस तरीके से मत लेके जाओ यार। ये लीजिए बेटा, तुम लोग कंफ्यूज होते हो तो माइनस हटा दिया, ठीक है। टी एवरेज क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ dA1 इंटू T1 प्लस माइनस ऑफ dA2 इंटू T2 प्लस चलता रहेगा डिवाइड बाय A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी एवरेज इज इक्वल्स टू 1/A0, तो कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन कॉन्सेंट्रेशन A0 से जीरो, टी माइनस टी इंटू डी ए, ये एवरेज लाइफ का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे। और अब मैं इससे फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में क्या रिजल्ट आता है वो बताऊंगा, और वो रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना है। एवरेज लाइफ में सिर्फ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ये सब रामायण याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बता दिया बस मैंने एक्स्ट्रा, ये मान लो, ठीक है। इसी इसको भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो रिजल्ट आएगा जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का वो डायरेक्टली मैं बता ही रहा हूँ आपको, तो सिर्फ रिजल्ट ध्यान रखेंगे।
तो मैं बता देता हूँ आपको, n इक्वल टू जीरो है, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो क्या होगा, वही माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के वन नहीं, सिर्फ के था वो, इंटू ए की पावर जीरो, मतलब कांस्टेंट। तो माइनस ऑफ डी ए की जगह क्या आ गया, के डी टी आ गया। तो जो फॉर्मूला था टी एवरेज का, वो वन बाई ए नॉट इंटीग्रेशन ए नॉट से जीरो माइनस ऑफ टी इंटू डी ए, उसको आप क्या लिखोगे, वन बाई ए नॉट लिखोगे, इंटीग्रेशन ए नॉट से जीरो लिखा, माइनस टी, डी ए की जगह क्या लिख दिया, माइनस के डी टी। तो इसको सॉल्व करो, वन बाई ए नॉट, के तो बाहर आ गया, और टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, जीरो से, सॉरी ए नॉट से जीरो लिमिट, सॉल्व करो और मुझे बताओ ये क्या आंसर आएगा। माइनस ए नॉट बाई टू, देखो 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 क्या आएगा, माइनस के ए नॉट बाई टू, एक मिनट, माइनस के ए बाई टू, माइनस में कैसे आ सकता है यार, पहले तो ये प्रॉब्लम है। टाइम माइनस में नहीं आना चाहिए। अरे यार, एक बात बताओ मुझे, छोटा सा यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, इंटीग्रेशन पता होना चाहिए तब जाके क्लियर होगा। हमने वेरिएबल चेंज किया ना, तो लिमिट भी चेंज होगा। आपने वेरिएबल पहले ए था यार, तो ए का लिमिट रख रहे थे आप, ए नोट से जीरो, जब वेरिएबल चेंज करके आपने उसको dt कर दिया, तो टी का लिमिट रखना पड़ेगा अब। तो वन बाई ए नोट, लिमिट बताऊंगा मैं, माइनस टी, इसकी जगह माइनस के डी टी आया, तो टी का लिमिट रखना पड़ेगा ना, वन बाई ए नोट आ गया तो ठीक है। ये के टी डी टी होगा, टी का लिमिट क्या होगा मुझे तो इतना बताओ, टी का लिमिट कितना होगा। जीरो टू टी पक्का? नहीं बेटा, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट है तब टाइम जीरो है, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा मतलब कंप्लीशन टाइम, तो कंप्लीशन टाइम कितना होता है, ए नोट बाई के होता है ना यार, तो जीरो टू ए नोट बाई के होगा ना लिमिट। तो बेटा डायरेक्टली वन बाई ए नोट आया, के कांस्टेंट बाहर था, ये हो गया टी स्क्वायर बाई टू, इसमें जीरो से ए नोट बाई के लिमिट पुट कर दो, आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा ए नोट बाई टू के। डायरेक्टली रिजल्ट याद रखो, अगर ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है तुमसे। ए नोट बाई टू के जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एवरेज टाइम है, मीन लाइफ है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन में समझ जाओगे कि कैसे क्या किया सर ने जब पढ़ोगे तो, अभी ज्यादा दिमाग पे जोर मत लगाओ, है ना। हाँ बोल कोस, तो क्या है, जल्दी बोलना, एक सर मिनट हाँ से ज्यादा सर, बोलेगा लास्ट तो पेज पे बंद कर डाउट दूंगा, था। हटा दूंगा। सर ये लास्ट पेज पे ये डाउट था हाँ, कि ये हमने एवरेज लेते वक्त माइनस साइन क्यों लिया सर इधर? कहाँ पे बेटा, सर डेफिनेशन है यार, किसी टर्म को डिफाइन करते हैं ना, डिफाइन ऐसे किया गया है। ये माइनस डी ए वन पॉजिटिव आएगा, टेंशन मत ले, इसका वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। पहली बात तो हाँ तुझे पता है हाँ कि सर, डी ए ए क्या डिक्रीज कर होता रहा है, है ना। ओके सर। फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो नेगेटिव आएगा ना। हाँ, ओके सर। काम काम के डाउट्स, ये हो गया क्लियर आई थिंक, जिसको भी
ठीक है चलो आगे देखो। हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताओ यार, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बहुत आसान है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टी एवरेज सर वही 1/a0 तो बाहर था ही, जीरो से सॉरी लिमिट क्या था a0 से 0, टी इंटू माइनस डी ऐसा था। तो टी एवरेज इज इक्वल्स टू सर क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/a0, लिमिट a0 है तो टाइम जीरो है, जब जीरो है, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाएगा तो टाइम कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। सही बात है। टी तो ठीक है, माइनस डी की जगह क्या लिखे, माइनस ऑफ डी की जगह क्या लिखे। सर हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ध्यान रखना, अगर ए एक रिएक्शन है सिंपल, ए गिव्स प्रोडक्ट राइट, तो उसके लिए माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी क्या आता है, के वन इंटू ए आता है ना, वो आता है के वन इंटू ए नोट की पावर माइनस के वन इंटू टी आता है। तो माइनस डी ए की जगह क्या मैं इतना सब कुछ लिख सकता हूँ, के वन ए नोट ई की पावर माइनस के वन इंटू डी टी, तो वही लिखूंगा, के वन ए नोट ई की पावर माइनस के वन इंटू डी टी लिखूंगा। सॉल्व करूंगा लिमिट पुट करके, डायरेक्टली बताता हूँ आंसर आएगा टी एवरेज इज इक्वल टू 1/k। मुझे इतना बताओ टी एवरेज और हाफ लाइफ में ज्यादा कौन होगा। साइन क्या आएगा, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, क्या साइन आएगा यहाँ पे, ये ज्यादा है, क्योंकि हाफ लाइफ तो ln2/k होता है और टी एवरेज 1/k है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आ सकता है, बोल सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एवरेज लाइफ 15 मिनट है, तो रिएक्शन को 20% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। चलो ये क्वेश्चन ही लिख लो फिर। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए एवरेज 15 मिनट है, 15 मिनट है, तो उस रिएक्शन को 20% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये बताओ। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एलएन में जो भी आएगा एज इट इज बता देना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ 20%, 20। हाँ 15 ln 5/4 बिल्कुल सही है, 15 × ln 5/4। बेटा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एवरेज टाइम 15 मिनट है, तो उस रिएक्शन को 20% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा पूछ रहा हूँ, टाइम पूछ रहा हूँ यार, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्लस बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जिसका भी आंसर आया 15, आंसर जो भी है उसका मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 15 ln 5/4 सही था। सॉल्व करो, ऑर्डर बता देना बस, जो रेट लो है उसका ऑर्डर बता देना।
देखो रेट लो की बात कर रहा है, किस रिएक्शन की बात कर रहा होगा, इसी रिएक्शन के रेट लो की बात कर रहा है। तो इस रिएक्शन का रेट क्या होता है, -1/2 DO2/dt इज इक्वल्स टू +1/3 DO2, सॉरी DO3 था, DO2/dt, ये लिखेंगे। तो आपको इनमें से किसी, या तो इसका मीनिंग पता चल जाए या इसका वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा। ये कैसे करेंगे, दोनों स्टेप से निकालेंगे, है ना। तो पहले वाले स्टेप से मुझे इतना बताइए कि पहले वाले स्टेप से कि आपको, मान लो ये टारगेट कर लो कि आप ये निकालना चाह रहे हैं, आपको ये पता चल जाए तो काम हो जाए, तो आप क्या बोलोगे कि DO2/dt क्या आएगा बेटा, क्या आएगा। पहले वाले स्टेप में देखो, पहले वाले स्टेप से आएगा K1 × O3, हाँ, माइनस K2 × O3 × ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली, थैंक यू, लॉजिकल बात की तुम लोगों ने, प्लस आएगा, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम ये है कि सर ये रेट लो मैं पुट तो कर दूं इसमें, बट यहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन है, इसको मेरे को हटाना है सर, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन रहेगा तो फिर काम नहीं चलेगा सर हमारा, तो हटाना पड़ेगा, हटाएंगे। बट आपको पता है ना बेटा, DO2, तो ये एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, DO/dt इज 0, एग्जैक्टली, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। आप क्या करेंगे, DO/dt निकालेंगे और उसको 0 पुट करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। DO/dt कितना आएगा पहले से, K1O3, दूसरे से इंटू O3 इंटू ओजोन ऑक्सीजन इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से O कितना आया, K1O3 डिवाइड बाय K2O3 आया, तो वो आया K1/K2। कर लोगे आगे। सर डायरेक्टली वो एक्सप्रेशन ही मिल रहा है ना हमें, सेम K1O3 के इक्वल। अच्छा ऊपर वाला, ओ, तो DO2/dt 0 हो गया फिर तो। ना 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 बेटा, कुछ मिस्टेक किया क्या हमने, एक बार क्रॉस चेक करो यार, देखो कोई कुछ गलती की है क्या। DO DO2/dt 2 टाइम्स K1O3 आ रहा है ना सर। हमने ठीक लिखा है ना एक्चुअली में, यहाँ से अच्छा ये पूरा एक्सप्रेशन ही सेम आ गया ना, इसको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। यहीं से डायरेक्टली आप ऐसे लिख दो कि K1O3 इज इक्वल्स टू K2O3 इंटू ऑक्सीजन, तो इसकी जगह हटा के K1O3 लिख दो, तो ये बन जाएगा 2K1O3, हो गया काम, ठीक है। तो DO2/dt की जगह ये यहाँ पे रख दो 2K1O3, तो रेट क्या हो गया, 2K1/3 इंटू O3, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आई, बोल सकते हैं सर, कर लोगे। चेक करो, क्रॉस चेक करो, देखो कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने। सबसे पहले एक बार फिर से बता देते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये रिएक्शन और रेट पूछा है, तो इसी रिएक्शन का रेट लो लिखना पड़ेगा ना यार, इसी का। तो इसका रेट लो हमें इतना तो पता है कि सर ये तो लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू ये तो लिख सकते हैं, बट आगे क्या लिखूं सर, डायरेक्टली क्या K1 ओजोन की पावर 2 लिख दूं क्या, वो तो एलिमेंट्री स्टेप के लिए लिखते हैं ना, ये एलिमेंट्री स्टेप थोड़ी है। एलिमेंट्री स्टेप होता तो इसका मैकेनिज्म थोड़ी दिया हो रहा था, ये मैकेनिज्म में साफ पता चल रहा है कि 2 स्टेप है, मतलब ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स है तो रेट लो डायरेक्टली नहीं लिख सकते ना, रेट लो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, दोनों स्टेप से निकालेंगे सर। अब रेट लो निकालने के दो तरीके होते हैं, इक्विलिब्रियम अप्रोच और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, इंटरमीडिएट क्या है, ये है, ऑक्सीजन है।
बेटा स्लो या फास्ट का यूज तब आएगा जब आप इक्विलिब्रियम अप्रोच से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पे इक्विलिब्रियम अप्रोच में हम बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ आरडीएस। हम ये बोलते हैं ना स्टडी इक्विलिब्रियम अप्रोच में कि स्लोएस्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लो फास्ट का यूज तब है, हम तो स्टेडी स्टेट वाले से सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा। ऐसा नहीं है इक्विलिब्रियम अप्रोच यूज करने के लिए किसी स्टेप का इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। कोई स्टेप इक्विलिब्रियम में हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम अप्रोच यूज किया जा सकता है। एग्जैक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, खुद से ट्राई करो, इक्विलिब्रियम अप्रोच से आप खुद ट्राई करो बेटा, कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने स्टेडी स्टेट से किया तो मुझे पता था कि ऑक्सीजन जो कि इंटरमीडिएट है। बेटा केएफ बाई केबी की जरूरत कहां से है? केएफ बाई केबी कहाँ आ गया यार इसमें? सारा इसमें केएफ बाई केबी कहाँ है? फॉरवर्ड बैकवर्ड रिवर्सिबल रिएक्शन है ही नहीं, तो वो सब बातें आप यहाँ कैसे कर सकते हैं? हाँ ठीक है, चलो ये फिर से बता रहा हूं मैं। यहाँ पे जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मैंने यूज किया है, पहले लेट मी कंप्लीट, मेरे को बताने दो कि क्या किया है मैंने। ये रिएक्शन था, इसके लिए रेट लो लिखा। इंटरमीडिएट ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन के लिए मैंने इंटरमीडिएट कंडीशन डीओ बाई डी टी इक्वल टू 0 पुट कर दिया। डीओ बाई डी टी पहले स्टेप में ऑक्सीजन जो है वो K1 इंटू O3 लिखेंगे, और दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? K2 इंटू ओजोन इंटू ऑक्सीजन लिखेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, सॉल्व कर लो यहाँ से, नेसेंट ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उस नेसेंट ऑक्सीजन के वैल्यू को इसमें पुट करेंगे पहले वाले में। क्यों? क्योंकि हमें रेट निकालना है, और रेट निकालने के लिए हमें या तो ये पता होना चाहिए या फिर ये पता होना चाहिए। ये कैसे निकालेंगे? या तो पहले स्टेप से निकालो या दूसरे स्टेप से निकालो। मैंने मैंने DO2/dt निकालने की कोशिश की, मैंने DOT/dt लिखा, वो मुझे ये मिला। बट ये एक्सप्रेशन में पुट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें नेसेंट ऑक्सीजन ही हटाना पड़ेगा। तो नेसेंट ऑक्सीजन का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से जो निकला था वो रख दो, फिर DO/dt मिलेगा, DO/dt को रेट वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे रख दो, यहाँ पे आ जाएगा, रेट आ जाएगा। समझ आ रही बात? बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसको डाउट था सारा आपको समझ में आया क्या बेटा? आपने पूछा था ये। एक मिनट, जो भी है हम बात करेंगे बात करेंगे, पहले एक मिनट मुझे ये जो है वो पूछ लेने दो जिसने डाउट पूछा था। डाउट सारा ने पूछा था बेटा, आपको समझ में आया कि नहीं? ठीक है चलिए, हाँ अब जिसको डाउट है, गौरांग पूछ, क्या डाउट है बेटा? गौरांग डाउट था ना, पूछ। हाँ, अनम्यूट कर सकता है, अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो इन इक्विलिब्रियम अप्रोच हम के इक्विलिब्रियम फिर कौन से को लेंगे, K1 की K2? ना 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 ना, इक्विलिब्रियम अप्रोच पे के इक्विलिब्रियम की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये कंफ्यूजन क्लियर दूर करना पड़ेगा
कि इक्विलिब्रियम अप्रोच का हम वहीं पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे कोई ना कोई एक स्टेप इक्विलिब्रियम पे हो? नहीं, यहाँ पे कोई भी स्टेप इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, तो के इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं। ओके सर, एक बार आप सॉल्व कर सकते हो वो वाला? हाँ हाँ हाँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। थैंक यू। एक मिनट, उससे पहले कौस्तुभ का भी कोई डाउट है? ठीक है। अच्छा बेटा, एक और पॉइंट। सर वही डाउट था मेरा, ये जब मैं सॉल्व बता कैसे? रहा था, हाँ हाँ वही वही, जब मैं दोनों मेथड बता रहा था, राइट, इक्विलिब्रियम अप्रोच और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जब मैं बता रहा था, तो मैंने बताया था कि दोनों से आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है ना? दोनों से आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा था। क्लियर आंसर के लिए कब कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है, ये मैं बताया था मैंने, राइट, कि आपको कब स्टेडी स्टेट यूज करना है और कब आपको इक्विलिब्रियम अप्रोच यूज करना है बेटर रिजल्ट के लिए। मैंने बताया था कि आप इक्विलिब्रियम अप्रोच यूज करेंगे जब जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है। और मैंने कहा था कि आप स्टेडी स्टेट तब यूज करेंगे जब इंटरमीडिएट जो है हाईली अनस्टेबल है। स्टेबल, यहाँ पे इंटरमीडिएट ओजोन है। आप खुद सोचो, जैसे ही ओजोन बना, ओजोन नहीं ऑक्सीजन है, जैसे ही ऑक्सीजन बना वो तो दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो जाएगा, मतलब उसका लाइफ है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए बना और खत्म हो गया, स्टेबल ही नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ। या फिर दूसरी बात, नेसेंट ऑक्सीजन है ना यार, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो, नेसेंट ऑक्सीजन हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है वो। तो इसके लिए ज्यादा क्लियर रिजल्ट कहां से मिलेगा, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से मिलेगा। अगर कहीं पे इक्विलिब्रियम साइन होता किसी स्टेप में, तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? अगर इक्विलिब्रियम होता किसी स्टेप में, तो आप वहां पे इक्विलिब्रियम अप्रोच यूज करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो स्टेबल है। अगर मैं ए गिव्स बी बोल रहा हूं और फिर मैं बोल रहा हूँ बी गिव्स सी, तो यार बी जो इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट बी, बट बी स्टेबल है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है ए के साथ। इक्विलिब्रियम हाईली स्टेबल कंडीशन होता है, और इक्विलिब्रियम में ए और बी दोनों इन्वॉल्व है, इसका मतलब बी भी स्टेबल है, इसलिए इक्विलिब्रियम अप्रोच हमें बेटर रिजल्ट देगा। बट हाँ, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन आपको बेटर रिजल्ट देगा। बात समझ आ रही है? अभी आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ट्राई करें इसे, हम इसे बेटर रिजल्ट मिलेगा डजंट मीन कि आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, दूसरे तरीके से सॉल्व करके मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको, बेटा फर्स्ट ऑर्डर मिला इस क्वेश्चन में हमें, फाइनली इसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर मिला बेटा। ये देखो, ये एक्सप्रेशन आ गया था हमारा लास्ट वाला, कहाँ पे गया एक्सप्रेशन यार, ये आ गया था, DO2/dt आ गया था इतना, और रेट जो था उसमें DO2/dt की जगह क्या रख देते, 2K1 ओजोन। तो रेट एक्चुअली में आ गया था 2/3 K1 ओजोन की पावर 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आया था एक्चुअली। ठीक है, चलो दूसरा मेथड, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? हम्म, देखो मेन रिएक्शन थी ये, मैकेनिज्म में है, ओजोन गिव्स O2 प्लस ऑक्सीजन K1, K2 स्लो, फास्ट, रेट जो है क्या होगा, -1/2 DO3/dt +1/3 DO2/dt। स्लो स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है,
आरडीएस है तो यहाँ से रेट निकालेंगे, क्या मिलेगा, K1 इंटू O3 की पावर 1 मिलेगा। सिंपल सी बात। अब मुझे एक बात बताओ आप, ऑर्डर जो है, अब यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा। पहली बात तो ये कि जो रेट है पूरे रिएक्शन का, इस रिएक्शन का, वो क्या होगा, रेट ऑफ आरडीएस होगा। यही तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन है, सॉरी यही तो इक्विलिब्रियम अप्रोच है। इक्विलिब्रियम अप्रोच में स्लो या फास्ट देना पड़ेगा उसे। स्लो या फास्ट दिया, क्यों क्यों देना पड़ेगा, ताकि पता चले कि आरडीएस कौन है। जब आरडीएस पता चल गया तो काम हो गया ना यार। आरडीएस जो है उसका ऑर्डर 1 है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब जो मेन रिएक्शन है वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, इसमें सोचना ही नहीं है। अगर स्लो या फास्ट दिया है तो, पर स्लो या फास्ट नहीं दिया होता तो फिर तो यार वो स्टेडी स्टेट वाला ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। ज्यादातर आपको स्लो या फास्ट नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में, ध्यान से सुन लेना। नहीं लिखा हुआ मिलता है स्लो या फास्ट, तो आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से जाएंगे, ठीक है। तो उसी से सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि स्लो फास्ट नहीं लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में। स्लो या फास्ट लिखा हुआ रहेगा, ज्यादातर तब लिखा हुआ रहेगा जब रिएक्शन जो है वो उसमें इक्विलिब्रियम का साइन आए। क्योंकि स्लो मतलब क्या है यार, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना वो रिलेटिवली स्लो होती है। तो स्लो फास्ट जब लिखा हुआ मिलेगा ना, ये मान के चलना कि कम से कम कोई एक रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी रहेगी। तो आपको जैसे मैंने बोला, बेटर रिजल्ट के लिए क्या करना है, अगर इक्विलिब्रियम वाला साइन दिखता है तो इक्विलिब्रियम अप्रोच से जाएंगे, अगर नहीं दिखता है तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से जाएंगे, सिंपल। बेटर रिजल्ट के लिए देखो, रिजल्ट दोनों से डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है बेटा। यहाँ से ऑर्डर सेम आ रहा है बट रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट आया इससे और उससे। मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, दोनों से रेट कांस्टेंट का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, आएगा बट उतना डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे दोनों ऑप्शन में दिए हो तो आप क्या करेंगे, बेटर रिजल्ट के लिए कौन कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, स्टडी स्टेट वाला। जो स्टडी स्टेट से आंसर आया वो मेरे लिए ज्यादा क्लियर है, वो ज्यादा सही है। मैं इस मेथड को यूज नहीं करूंगा, बट ऑर्डर तो सेम आएगा ना दोनों से। कांस्टेंट पूछ ले तो उसके लिए एक्यूरेट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। सर हमेशा ऑर्डर सेम आएगा क्या दोनों से? ऑर्डर तो सेम ही आएगा बेटा। ऑर्डर ओके कैसे गलत आ सकता है, सिर्फ कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट या 2 into 3 कोई फैक्टर ऊपर नीचे हो सकता है बस, कहीं 2 से मल्टीप्लाई है कहीं नहीं है, उतना फर्क। ऑर्डर ही चेंज जाएगा फिर तो गलत ही हो जाएगा ना, सब कुछ ही गलत हो गया, फिर तो कुछ सिमिलरिटी नहीं है दोनों में, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन यार। एक और क्वेश्चन देख लो। कल मैंने आपको पैरेलल रिएक्शन बताई थी, राइट। एक पैरेलल रिएक्शन पे क्वेश्चन है, एक तरीके का क्वेश्चन जो अच्छा बनता है वो बता देता हूँ, ठीक है। सुनना है शांति से, पहले खुद ट्राई करेंगे, बताएंगे, टाइम है आपके पास, फिर पूछेंगे सर से। एक रिएक्शन सर है मान लो। हाँ बेटा बोल। वो लास्ट वाला मेथड थोड़ा समझा नहीं equilibrium approach। कौन सा वाला, लास्ट वाला ना जो ये इस ये मेथड की वाला। बात कर रहा है, ये वाला है ना। देख इसमें क्या है, स्लो या फास्ट दिया गया है तो हमें सिर्फ स्लो से मतलब है। अब भूल जा कुछ और दिया हुआ है, सिर्फ यही रिएक्शन दिया गया है, तो इसका रेट लो कैसे लिखेगा, K1 into O3, खत्म बस, कुछ नहीं है, यही तो लिखा मैंने। तो देखिए क्या चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सा ऑर्डर है, बोलो फर्स्ट ऑर्डर, रेट कॉन्स्टेंट क्या है, K1 है, ठीक है। समझ में आई बात। बट ये मेथड यूज नहीं करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और मैं बार बार नहीं बोलूंगा। सर K1O3 ही आया क्या ठीक। इसका भी रेट अबाव रिएक्शन का, सबसे पहली वाली? अब जो पूछ रहा हूँ वो यार प्लीज
50 बार बोल चुका हूँ उसके बारे में, बाद में बात करूंगा, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करने दे। ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, N1B है, N2C है, N3D है, Kn लास्ट स्टेप है। ठीक है, उसमें बन रहा है कुछ तो प्रोडक्ट, कांस्टेंट उसकी जरूरत नहीं है। इसका एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, पहले का दूसरे का E2 है, तीसरे का E3 है, चलता रहा है, इसका En है, ऐसा कुछ दिया गया है। ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा? क्या ओवरऑल रेट कांस्टेंट ये ठीक ठीक लिखा मैंने, K1 प्लस K2 प्लस Kn, ये होगा? सही लिखा है या नहीं, इतना बताओ पहले। परसेंटेज ऑफ C2 क्या होगा? N2 इंटू K2 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Ni इंटू Ki, चलेगा? ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये भी ठीक है। एक बात बताओ, इस पूरे रिएक्शन का ओवरऑल रेट कांस्टेंट, वो कांस्टेंट आपने निकाला, क्या ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं? ई नोट बिल्कुल निकाल सकते हैं, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, इसको ई नोट बोलेंगे। ध्यान से सुनना, इसी एक्सप्रेशन को के नोट की जगह क्या लिखोगे? ए नोट ई की पावर माइनस ई नोट बाय आर टी। नोट मतलब ओवरऑल है, ये ओ, के ओ है। के वन की जगह ए वन ई की पावर माइनस ई वन बाय आर टी, इसकी जगह ए टू ई की पावर माइनस ई टू बाय आर टी, एंड सो ऑन चलता रहेगा। डिफरेंशिएट कर दो बेटा इसको टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा? ए नोट माइनस ऑफ ई नोट बाय आर टी इंटू ई की पावर माइनस ई नोट बाय आर टी बनेगा। इधर डिफरेंशिएट कर दो, क्या बनेगा? एन बाय नहीं, एन इंटू बनेगा माइनस में ई वन बाय आर टी इंटू ई की पावर माइनस ई वन बाय आर टी, एंड चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। क्या कैंसिल हो जाएगा? माइनस माइनस कॉमन लेके उड़ा दो, आर टी आर टी आर टी कैंसिल होता रहेगा सब जगह। यार ये बताओ, इतना टर्म क्या हो गया? ए नोट इंटू ये के नोट हो गया। हम्म, हाँ या ना? अरे ए वन भी तो था यहाँ पे। ए वन इंटू इतना टर्म क्या हो गया? के वन हो गया। ऐसे दूसरे में के टू आएगा। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ क्या बचेगा। लेफ्ट में ई नोट इंटू के नोट बचेगा, और राइट में आएगा के वन इंटू ई वन, और एन था इसके पास। एन तो कॉमन था बाहर, एन तो कॉमन था। पहले में आया के वन ई वन, दूसरे में आया के टू ई टू, ऐसे चलता रहेगा। तो ई नोट क्या आएगा? एन इंटू के वन ई वन प्लस के टू ई टू सो ऑन डिवाइड बाय के नोट। ठीक है, छोटे से यहीं पे सब कुछ कर दिया मैंने। आपको करना क्या है, ये जो इक्वेशन है इसको, इसमें के नोट के वन के टू इसके एक्सप्रेशन लिखने हैं, और उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। वहां से ई नोट आपको मिल जाएगा, जैसा मैंने बताया वैसा। मैं समझ सकता हूँ कि अगर इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा बहुत में चेंज करूं, ई नोट वाले को, एन तो था ही, के नोट है, के नोट की जगह ये रख सकते हो ना यार, एन इंटू के वन प्लस के टू प्लस के थ्री। तो एन से एन कैंसिल, मतलब ई नोट जो आया वो आया समेशन ऑफ के आई इंटू ई आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ के आई। ये ध्यान रखना है। क्या ये समझ में आया? समेशन ऑफ के आई ई आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ के आई, ये समझ में आया कि नहीं? हम्म हम्म, ठीक है, आसान था यार ये, इसमें कोई
ये क्या है, डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाता है आपको, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चन ही बनता है ऐसा, तो मैंने क्वेश्चन ही बताया आपको। 1 मिनट और रुक जाओ। अगर मान लो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है किसी इक्वेशन का K1 K2 डिवाइड बाय K3, तो उसका ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा, जल्दी बताओ। अगर K1 वाले का E1, मतलब 3 स्टेप है K1 K2 K3। पहले स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, दूसरे का E2 है, तीसरे का E3 है। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या आएगा, कैसे करेंगे? K1 की जगह रखेंगे A1 e की पावर माइनस E1 बाय RT। K2 की जगह रखेंगे A2 e की पावर माइनस K2 बाय RT। K3 की जगह रखेंगे A3 e की पावर माइनस E3 बाय RT। तो कांस्टेंट एक जगह रख लो A1 A2 बाय A3। e की पावर में क्या बनेगा, माइनस माइनस ऑफ E1। E1 कहां से आ गया है, K1 होगा, माइनस ऑफ K1। ठीक है, मिस्टेक किया मैंने यहाँ पे ना, बोलना चाहिए था आप लोगों को। माइनस ऑफ E2 बाय RT माइनस ऑफ E3 बाय RT। तो बचेगा, माइनस कॉमन ले लिया, E1 बचेगा प्लस E2 आएगा, माइनस E3 आ जाएगा, डिवाइड बाय RT आएगा। तो E नॉट इज इक्वल टू ये पूरा कांस्टेंट, इसको A मान लो। इसको पूरे को क्या मान लो, A मान लो। E की पावर में माइनस, ये आएगा E नॉट बाय RT। तो कंपेयर कर लो दोनों को कि E नॉट का वैल्यू कितना आ गया, सर इतना आ गया। E नॉट कितना आ गया, E1 प्लस E2 माइनस E3 आ गया। मतलब आपको के ओवरऑल का अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया गया है, उससे इन नोट निकालना है, तो करना क्या होता है सर, वही जो थोड़ी देर पहले किया था कि K1 K2 K3 तीनों के फॉर्मूले लिख दो आरएनएस इक्वेशन वाले, और आरएनएस इक्वेशन वाले फॉर्मूले लिख के उसको एक जनरल एक्सप्रेशन के फॉर्म में ले आओ, जैसे यहाँ पे लेके आया मैं, देख। ई की पावर में माइनस समथिंग बाय RT जो है, उसमें जो समथिंग है वही ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी होगा। ऐसा बोल सकता हूँ क्या? ठीक है, एक और बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है K इज इक्वल्स टू ए की पावर माइनस E बाय RT, ये किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। ये डेरिवेशन आरएनएस इक्वेशन में कहीं हमने ये बात नहीं की थी डेरिवेशन में कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, फॉर फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन। ये तो आरएनएस इक्वेशन है ना, ये तो जनरल है, तो कहीं भी यूज करो यार आप। ये तो रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर डिपेंडेंस वाली इक्वेशन है सर, इसको कहीं भी यूज करो चलेगा। इसके डेरिवेशन में कहीं आपने ये सब नहीं बोला कि फर्स्ट है जीरो या सेकंड ऑर्डर, कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में ये बोलने की जरूरत नहीं थी कि फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं है। आरएनएस इक्वेशन को यूज किया जा सकता है कहीं पे भी, ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ अनम्यूट कर ले।